हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 14 पर दी गई प्रमेय 1.4 जिसका कथन है सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है की उपपत्ति को समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रमेय की उपपत्ति विरोधोक्ति विधि पर आधारित है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की है, जिसमें हम किसी भी गणितीय कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए उसके विपरीत कथन को सत्य मान लेते हैं और फिर किसी असत्य कथन तक पहुंच जाते हैं, जिसके आधार पर विरोधाभास उत्पन्न होता है और हम तब यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हम निश्चित रूप से किसी गलत कल्पना को या त्रुटिपूर्ण कल्पना को सत्य मानकर चले हैं और इस आधार पर हम जिस गणितीय कथन को सत्य मानकर चलते हैं उसके विपरीत कथन को अर्थात दिए गए कथन को ही सत्य सिद्ध कर देते हैं। तो यहाँ पर दिए गए गणितीय कथन कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसके विपरीत कथन वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, इसी को हम सत्य मान लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। जब हम परिमेय संख्या की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर P और Q पूर्णांक होते हैं और हर Q शून्य के बराबर नहीं होता है। चूँकि यहाँ पर वर्गमूल 2 को हमने एक परिमेय संख्या माना है, इसलिए हम उसे निश्चित रूप से A/B के रूप में अर्थात P/Q के रूप की तरह लिख सकते हैं। और यहाँ पर A और B पूर्णांक हैं और B शून्य के बराबर नहीं है। साथ ही साथ यह भी माना गया है कि A/B अपने सरलतम रूप में है। सरलतम रूप में होने का अर्थ यह है कि A और B परस्पर सह अभाज्य हैं, या हम इसे इस रूप में भी सरल भाषा में समझ सकते हैं कि A और B में एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह हम पहले से ही मानकर यहाँ पर चलते हैं, अर्थात A/B अपने सरलतम रूप में होता है और उसमें हर अंश A और हर B में अर्थात A और B में एक के अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह हम मानकर चलते हैं। यहाँ पर जब हमने वर्गमूल 2 बराबर A/B माना तो हम उसे A/B बराबर वर्गमूल 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में लिख दिया है और बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में लिख दिया है। इसके बाद B जो कि भाग के रूप में बाएं पक्ष में मौजूद है अर्थात बटे में है, वह दूसरी तरफ दूसरे पक्ष में अर्थात दाएं पक्ष में जब जाएगा तो गुणे के रूप में जाएगा और उसकी गुणा वर्गमूल 2 के साथ हो जाएगी और इस तरह से हम इसको A/B वर्गमूल 2 के रूप में लिख सकते हैं। और A/B वर्गमूल 2 के दोनों पक्षों में जब हम वर्ग करते हैं तो हमें A⁴ बराबर 2B⁴ प्राप्त होता है। यह आपको पता होगा, जब वर्ग करेंगे तो घात 2 A पर भी चढ़ जाएगी तो A⁴ प्राप्त होगा, B पर भी चढ़ जाएगी तो B⁴ प्राप्त होगा और वर्गमूल 2 पर जब घात 2 लगाएंगे अर्थात उसका वर्ग करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होता है। यह आपको पता होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A² बराबर 2 × B² के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है।
अर्थात दो एक गुणनखंड के रूप में ए स्क्वायर के गुणनखंड के रूप में दो हमें प्राप्त हो रहा है। तो इससे जो गुणनखंड होता है वह अपने गुणनफल को पूर्ण रूप से विभाजित करता होता है। तो यहाँ पर दो ए स्क्वायर को पूरी तरह से विभाजित कर रहा है। तो इसे हम जब लिखते हैं कि इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर दो से विभाज्य है, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दो ए स्क्वायर को विभाजित करता है। अब इसके बाद हम प्रमेय 1.3 यहाँ पर प्रयोग करते हैं, जो हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। प्रमेय 1.3 क्या कहती है कि P यदि कोई अभाज्य संख्या है, उस स्थिति में यदि हम अभाज्य संख्या P से ए स्क्वायर में भाग करते हैं तो हमें P से जब हम ए स्क्वायर में भाग करते हैं तो वह पूर्ण रूप से यदि विभाजित हो जाता है तो P अर्थात अभाज्य संख्या P a को भी पूर्ण रूप से विभाजित करेगी, जहाँ पर a एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो जो कि अभाज्य संख्या है p की जगह पर है और दो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए प्रमेय 1.3 के आधार पर दो निश्चित रूप से a को भी विभाजित करेगा। और जब दो a को विभाजित करेगा तो इसका अर्थ यह हुआ कि दो a का एक गुणनखंड होगा। और जब दो a को विभाजित कर रहा है, दो a का गुणनखंड है, तो उसके दो से जब a में भाग करेंगे तो हमें कोई ना कोई पूर्ण संख्या या पूर्णांक प्राप्त होगा, और उसे यदि हम c से दिखाएं, जिसे यहाँ पर लिखा गया है कि a/2 अर्थात a में जब हम 2 से भाग करते हैं तो भागफल अगर हमें c प्राप्त होता है तो इस आधार पर हम a बराबर 2c लिख सकते हैं, a बराबर 2c लिख सकते हैं। इसलिए a बराबर 2c यहाँ पर लिखा गया है कि हम लिख सकते हैं, जहाँ पर c एक पूर्णांक है, क्योंकि दो a को पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। और जब हम a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर में a बराबर 2c रखते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 2c पूरे का वर्ग बराबर 2b का वर्ग। और जब 2c पूरे का वर्ग हम करते हैं तो हमें 4c पूरे की घात 2 प्राप्त होता है, बराबर 2b पूरे की घात 2 प्राप्त होता है। 2 से दोनों तरफ अगर हम भाग कर दें तो अंत में हमें संबंध प्राप्त होता है b की घात 2 बराबर 2c की घात 2। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि b स्क्वायर बराबर 2 गुणे c की घात 2 हमें प्राप्त हो रहा है। इससे यह पता चलता है कि b स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, और इसलिए b स्क्वायर 2 से विभाज्य है या 2 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर यह पता चल रहा है। तो जैसे यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर से हमें पता चलता था कि 2a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, उसी तरह से b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर से हमें यह पता चलता है कि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है। वही यहाँ पर लिखा गया है कि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है। अब यदि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है तो प्रमेय 1.3 का यहाँ पर पुनः हम प्रयोग करते हैं। उस आधार पर यहाँ पर प्रमेय 1.3 में आप जानते हैं p अभाज्य संख्या होती है, तो यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या है और 2 का भाग b स्क्वायर में पूरा पूरा चला जा रहा है, यानी 2b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है पूरा पूरा। तो ऐसी स्थिति में 2b को भी विभाजित करेगा प्रमेय 1.3 के आधार पर। और इस प्रकार हम यह देख रहे हैं कि a जो है 2 से विभाजित हो रहा है, 2 a को विभाजित कर रहा है और 2 b को भी विभाजित कर रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 2 a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, और इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, क्योंकि a और b दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से 2a और b दोनों का गुणनखंड होगा। और जब दोनों का गुणनखंड है तो हम कहेंगे कि a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। वही यहाँ पर लिखा गया है। अब जब हमें a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त हो रहा है तो
यही यह एक असत्य कथन यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। यह हम शुरू में ही मानकर चले हैं कि ए और बी में एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें दो उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो रहा है। एक के अतिरिक्त दो भी प्राप्त हो रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में, और यही असत्य कथन हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और इसी से हमें यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। किस बात का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है? कि ए और बी में एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस कथन के विरोध में हमें यह कथन प्राप्त हो रहा है, और इसी कारण यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। और यह जो विरोधाभास उत्पन्न करने वाला कथन जो हमें प्राप्त हो रहा है, असत्य कथन हमें प्राप्त हो रहा है, यह हमें आभास कराता है कि हमसे कोई न कोई त्रुटि हुई है, हमने किसी न किसी गलत रास्ते का चयन किया है, और जिस रास्ते का हमने गलत चयन किया है या जो हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की है, वह यही त्रुटिपूर्ण कल्पना है कि √2 एक परिमेय संख्या है। यही जो हमने कल्पना की थी, यही हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना है। इसी ओर यह विरोधाभास हमें संकेत करता है। और जब हमें यह आभास हो जाता है कि हमारी कल्पना एक त्रुटिपूर्ण कल्पना है, और हमारी कल्पना की √2 एक परिमेय संख्या है या एक त्रुटिपूर्ण कल्पना है, तो हम इसके विपरीत कथन, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है, इसके विपरीत कथन अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसको सत्य मानने के लिए विवश हो जाते हैं। और हम यह कह सकते हैं, तब हम यह निश्चित रूप से कह देते हैं निष्कर्ष के रूप में कि √2 एक परिमेय संख्या ना होकर √2 एक अपरिमेय संख्या है। और अंत में फिर हम लिख देते हैं, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार प्रमेय 1.4 को हम विरोधोक्ति विधि के द्वारा सत्य सिद्ध कर देते हैं, और यही इस प्रमेय की यहाँ पर उपपत्ति है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।